अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इंडिया से नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त ज़िल्लत और रुसवाई पीक के ऊपर चल रही है। मतलब कि यकीन नहीं आता, दिल गार्डन गार्डन होता है ये खबरें पढ़ के। उसकी वजह ये है कि हमारा एफर्ट कम होता है, उनकी बेवकूफ़ी, कमी कोताही और एक जनरल मेगलोमेनिया ज़्यादा होता है। दुनिया को साबित करने के लिए वो सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, सबसे ताकतवर मुल्क हैं और पता नहीं क्या हैं, उन्होंने हर पुट्ठा सीधा काम किया और सब कुछ हुआ बीजेपी के हिंदुत्व के ऊपर। अब ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, इसने फटना ही फटना होता है। पहले हिंदुत्व ने अपने लोगों को बताया कि हम पाकिस्तान को खा जाएंगे, पाकिस्तान ने जहाज़ गिरा दिए। फिर हिंदुत्व को समझ नहीं आया क्या करें, हाथ पैर पड़े, कभी कोई बयान दे, कभी कोई बयान दे। आखिर में उठ पटांग बयान उनके एयर चीफ का आ गया और बेचारे ने अपनी ही तजलील करवा दी। इंडियन कमेंटेटर, इंडियन अपोजिशन पार्टी मेंबर्स और इवन बीजेपी की पार्टी मेंबर्स कह रहे हैं ये बोंगा कौन है, क्या बातें कर रहे हैं। मसलन आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि यार डैमेजेस नहीं हुए, इस तरह हुए हैं, उस तरह हुए हैं, कहानी में कोऑपरेशन नहीं होती। और फिर आपका एयर चीफ कहता है हमने पाकिस्तान के पता नहीं कितने जहाज़ गिरा दिए हैं। मसलन सॉर्ट ऑफ टिट फॉर टैट था कि हमने कहा आपके 6 गिराए, उसने कहा हमने आपके 5 गिरा दिए। तो छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। सोने पे क्या सुहागा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी का बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी बाकायदा पूजा की जाती थी इंडिया में, मंदिर बनाए गए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मूर्तियां रखी गई थी पूजा करने के लिए, उस डोनाल्ड ट्रंप ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब आप कहेंगे बीएलए और मजीद ब्रिगेड का क्या ताल्लुक इंडिया के साथ? बिल्कुल ताल्लुक है इंडिया के साथ। इंडिया उनकी जो फंडिंग करता है, उनके जो इलाज कराता है फाइटर्स के, उनका जो प्रोपागेंडा करता है इसराइल के साथ मिल के, वो सारा का सारा हो गया इलीगल। अब इंडियन मीडिया चैनल जब बीएलए के बंदों को ला के इंटरव्यू करेंगी तो उसको एक दहशतगर्द एक्टिविटी की तरह व्यू किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के अंदर कोई भी फ़ंड जो उनका पड़ा हुआ है वो फ्रीज़ हो चुका है। अगर उनका कोई बंदा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो वो डिपोर्ट हो सकता है। अगर कोई बीएलए मजीद ब्रिगेड का बंदा दोबारा जाता है अमेरिका किसी वजह से तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसका क्या मतलब कि जो ध्रुव राठी वीडियो में कहता था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान को वनरेबल करने की कोशिश कर रहा था, आज उसी का मुल्क 1.5 अरब का ग्रे लिस्ट में जाएगा अगर वो बीएलए की फंडिंग करेंगे। कैसे? जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, कहानी सारी बदल गई। यानी कि जो गड़ा या कुआं या कब्र आप किसी के लिए खोदते हैं, अक्सर उसी में आप खुद गिरते हैं। पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन स्टेट डिक्लेयर करवाने के चक्कर में इंडिया खुद अब इस दलदल में फंस गया। ये तो एक पहलू था। इंडस वाटर ट्रीटी का मुकदमा 2016 से चल रहा है, उसमें भी इंडिया को चपेट पड़ी है। मोदी कहता है कि तमीज़ से पेश आओ, पानी बंद कर देंगे, गोली तो है ही। यहाँ से बड़े सख्त बयानात आते हैं कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन कमेटी क्या कहती है? वो कहते हैं इंडिया पानी का फ़्लो जो रोक रहा है वो नाजायज़ है और ट्रीटी के साथ सेंस नहीं मेक करता। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो इंडिया वहाँ पे डैम्स बनाना चाहता है, जब वो डैम्स बनेंगे तो फिर उस तनासब में व्यू होगा कि वो पानी रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे, और कैसे रोक रहे हैं। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी जीत रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जीत रहा है, जंग में भी जीत गया है। आप क्रिकेट में जीत जाओ, कुछ नहीं होता, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी ये है कि आपके सामने रियल टाइम में एक 1.5 अरब की पॉपुलेशन वाले मुल्क को ऐसे निचोड़ के सुपर पावर साइड पे फेंक रही है। जो 15 से 20 साल का प्रोजेक्ट था इंडिया का, जहाँ पे अमेरिका इंडिया को पेट्रनाइज कर रहा था, दुनिया में प्रॉप अप कर रहा था, अब उन्होंने विद इन 3 to 4 मंथ सारी हवा निकाल दी अंदर से। इंडियन इकॉनमी की रियलिटी ये है कि वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी इकॉनमी है, पर जीडीपी पर पर्सन पे जब जाते हैं तो 134वें नंबर पे आती है, गरीब मुल्कों की कैटेगरी में शामिल होती है। यानी कि वहाँ पे 40 से ज़्यादा फ़ीसद सारी वेल्थ 1% ओन करता है। एवरेज बंदा वहाँ पे आज भी 63 इंडियन रुपीज़ पर डे पे सर्वाइव कर रहा है। यानी कि हम जो आपको 2.5 साल से बकवास कर रहे थे कि इंडिया एक धोखा है, आज वो आपको नज़र आ रहा है। अडानी को प्रॉप अप किया जाता है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट करती है इंडिया के साथ मिल के। आज उसी अडानी के ख़िलाफ़ मुकदमे चल रहे हैं, मोदी सरकार उसको बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। तो अल्लाह ने पाकिस्तान को एक सुनहरा मौका दिया है जहाँ पे वो दोबारा चाइना वर्सेस अमेरिका वाली गेम खेल के बेनिफिट कर सकता है। चाइना के अंदर ऐसे इकबाल बैठ के जब इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, बातचीत कर रहे हैं आजकल, तो साफ नज़र आ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान सेम पेज पे हैं, और अमेरिकन एक्टिविटीज़ से अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका भी सेम पेज पे हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना कि कैसे हमारे दुश्मन जिन्होंने हमारे मुल्क में साजिश की थी आज हमारे साथ खड़े में। इसका क्या मतलब है हमारी लोकल सियासत के लिए? पीटीआई बहुत हेविली रिलाई कर रही थी इंटरनेशनल इंटरवेंशन पे, लेकिन अब वो चीज़ भी ख़त्म होगी।
इसी सारे प्रोसीजर के दौरान जहाँ पे अमेरिका इतने सपोर्टिव बयानात और मूव्स पाकिस्तान के लिए कर रहा है, वहाँ पे पाकिस्तानी कोर्ट्स डीप स्टेट सज़ा पे सज़ा सुना रहे हैं पीटीआई के लोगों के लिए। वो परवाह नहीं कर रहे कि कैंसर वाली बूढ़ी खातून जेल के अंदर है, जिसकी बाकायदा वीडियोज़ हैं 9 मई के एपिसोड को रुकवाने की, लोगों को मना करने के लिए कि तोड़ फोड़ ना करो, उनको 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब फिर बरी हो जाते हैं। शयान बशीर जो पीटीआई ने अपॉइंट किए थे पंजाब के मीडिया सेक्रेटरी, उनको निकाल दिया जाता है। आलिया हमजा, सनम जावेद जो बाहर आई हुई थी केस में, उनको 5-5 साल की सज़ा सुना दी जाती है। इसका मतलब है कि दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान का हाइब्रिड निज़ाम, और अब इस निज़ाम को रोकने वाला अल्लाह की रज़ा के अलावा शायद लोकली और इंटरनेशनली कोई ताकत नहीं है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। बेल्जियम के अंदर एक इंसान ने एक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टाइप चीज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे कटाई कि जनाब इनकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, लिहाजा रिपोर्ट जमा हुए। सारे पीटीआई अकाउंट्स ने शेयर की कि पता नहीं इससे अब क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जब अमेरिका और चाइना जो 2 दुनिया के सुपर पावर्स हैं वो इस नेशन स्टेट को रियलाइज़ करते हैं, तो बेल्जियम भी क्या औकात या मजाल। शहबाज गिल साहब तो अब इस भोंडी हरकत पे उतर आए हैं कि बाकायदा उन्होंने इंडियन प्रोपागेंडा अपनी वीडियो के टाइटल में लगाया था कि आसिम मुनीर विल नूक द वर्ल्ड। एक क्लोज्ड ग्रुप होता है जहाँ पे 150 लोग होते हैं, वो खाना खाते हैं, वहाँ मोबाइल फ़ोन्स नहीं अलाउड। वहाँ पे एक इंडियन अखबार प्रिंट करता है चीज़ें, लोगों के बयानात बाद में रिकॉर्ड करके। फिर शहबाज गिल साहब कहते हैं मैंने उस पर तफ्तीश की, तहकीक की, तो ये बातें निकली। वैसे अगर उन बातों को एनालाइज भी किया जाए तो इंडिया जो जुल्म, बर्बरियत और जहारियत पाकिस्तान और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों पर नाफज कर रहा है, तो ये बातें तो इतनी सख्त भी नहीं थी। वो बातें क्या थी कि आप हमारे पे हमला करेंगे, हमें मजबूर करेंगे तो हम आपको निस्तो नाबूद कर देंगे। और शायद शहबाज गिल साहब जो बड़े मासूम बनते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे, उनको ये नहीं पता खुदा न खास्ता इंडिया या पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाएगा तो आधी दुनिया वैसी ही इफेक्ट हो जाएगी। जब चरनोबिल का रिएक्टर में लीक हुआ था तो पूरा यूरोप दलदल में चला गया था। एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ऊपर से इनको शौक़ नहीं होता। लेकिन बात क्या है कि गुड्डी चढ़ी हुई है, हर कोई पैसे कमाई जा रहा है। पैसे कमाने से हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम से कम आप कुछ एफर्ट तो करें उसको कमाने के लिए। कम से कम इंफॉर्मेशन तो लोगों को दुरुस्त प्रोवाइड करें। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था कि जनाब आजकल ब्यूरोक्रेट्स पोर्चुगल की प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ किसी ब्यूरोक्रेट को चोर के, ब्यूरोक्रेट ख्वाजा आसिफ को जवाब दे, ये नॉन सेंसिकल है। एक इंग्लिश की कहावत है, द टी पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। दोनों काली चीज़ें हैं, एक दूसरे को काला कह के या कौन ज़्यादा काला है क्या मायनी है। लेकिन हमारी लोकल सियासत इस लेवल पे आ चुकी है कि हमारे सियासतदानों के पास ताकत कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ यही बातें कर सकते हैं, मरीम साहिबा यही बातें कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ट्रैम चला दूँगी, जो ट्रैम नहीं होती असल में बस होती है। ठीक, इनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है। और इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इस अमेरिकन BLA मजीद ब्रिगेड की मूव के बाद एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है पाकिस्तान के रियासती इदारों के जनाब कि अब ये एरिया राइप फॉर ऑपरेशन है, कि अमेरिका ने इनको इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज़ कर लिया है। जिसका ये मतलब है कि दहशतगर्दी को मुल्क में ख़त्म करने के लिए अब अमेरिकन इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल की जाएगी, अमेरिकन हेल्प भी ली जाएगी। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तकरीर में कहा था कि तुम 1500 लोगों को लगता है कि तुम इसको ले जाओगे, तुम्हारी 10 नस्लें नहीं लेके जा सकती। तो कुछ उनको पता था जो हमें नहीं पता था उस वक्त, कि अमेरिका भी इस ऑपरेशन में ऑन बोर्ड है। चाइना तो था ही था जो वहाँ CPEC बना रहा है, लेकिन अब अमेरिका भी है। और एक और जियोपॉलिटिकल रियलिटी क्या हुई है, 90 दिन के लिए अमेरिका ने जो टैरिफ्स चाइना पे लगाने थी उनको होल्ड ऑफ मज़ीद कर दिया है। इंडिया पे टैरिफ लग गए हैं, उनको कुट्टी जा रहा है, लेकिन चाइना पे नहीं लगा पा रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी भी अंडरस्टैंड करती है कि जो इंडिया मिशन था हमारा वो फेल कर गया है। बेहतर ये है कि चाइना के साथ मामला ठीक रखो, क्योंकि चाइना और अमेरिका ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे पे खासी डिपेंडेंट हैं। इंडिया तो सिर्फ मज़े लूट रहा था,
$80 बिलियन के करीब सरप्लस में जा रहा था। तो अब पता चलेगा इंडियन इकॉनमी कितनी तगड़ी है, कितनी स्ट्रांग है। और लोकली स्पीकिंग अगर जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वक्त जो कांग्रेस ने हमला बोला है इलेक्शन कमीशन उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो कितनी धांधली और फ्रॉड कर रहे हैं, तो यकीन जाने हमारे 2024 के इलेक्शन और इनके इलेक्शन बराबर ही लग रहे हैं कि अगर 6 लाख वोटर में से 1.5 लाख वोटर फर्जी हो सकते हैं तो फिर तो अब इलेक्शन जहाँ मर्जी स्विंग कर दें। तो यानी कि उतना ही करप्ट, उतना ही मैं समझता हूँ डिक्टेटोरियल नेचर निज़ाम इंडिया में बनता जा रहा है। और अब तो जंगे हार के वो भी वही प्रोपेगेंडा करें जो हम करते होते थे। तो इसलिए उनकी गलतियाँ हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं। हमारा तजर्बा बहुत ज़्यादा है, हमने ये चीज़ फेस बहुत ज़्यादा की है। आज से कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था एक $440 मिलियन का स्कैम जो तकरीबन 300 अरब का शुगर के अंदर हुआ था। तो उसके अंदर अब 14 FBR के ऑफिशियल सस्पेंड कर दिए गए हैं जिन्होंने इलीगल शुगर रिलीज़ किए थे, मिलर्स जिन्होंने मैनिपुलेट की थी कीमतें, जिसकी वजह से इन सब ने पैसा कमाया था। अगेन ये छोटे मुलाजमीन को पकड़ के आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो कार्टेल है वो मिल ओनर्स हैं, एक भी मिल ओनर को हाथ नहीं आप डाल पा रहे। और पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री के मिल ओनर्स का जो माफिया है उसके अंदर सर फहरिस्त जहांगीर तरीन साहब है और फिर जरदारी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये छोटे छोटे फ़र्जी मुलाजमीन को पकड़ के आपको लगता है कि आप हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अगर अवाम अपने मकबूल तरीन इंसान को तनकीद का निशाना बना सकती है, जो इमरान खान साहब हैं, उनकी गलत पॉलिसी पे या उनकी पार्टी की गलत पॉलिसीज़ पे, तो फिर आप जो वैसे ही इलेक्टेड नहीं हैं, सिलेक्टेड हैं, तो आपके इस तरह के मूव्स पे वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और इनफैक्ट रियलिटी ये है कि अब अवाम आहिस्ता आहिस्ता गुमराही की तरफ से हटती जा रही है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की रियासत ने इंटरनेट को बंद करने की कोशिश की, कई दफ़ा ट्विटर को बंद किया, लेकिन ये सब चीज़ें इवेंचुअली खोलनी पड़ती हैं। उसकी वजह यह है कि मॉडर्न डे एंड एज में कोई भी इंटरनेशनल मुआहदे करते हुए आपका फ्रीडम इंडेक्स देखा जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन आम होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा एक्यूरेट असेसमेंट्स चीज़ों और पॉलिसीज़ के बारे में बना पा रहे हैं। एक इशू चला हुआ था मदनी मस्जिद का इस्लामाबाद के अंदर। ये इशू नया नहीं, एक्चुअली काफ़ी पुराना है। CDA ने कई साल पहले मंसूबा बनाया था इलीगल बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने का, जिसमें 50 से ज़ायद मसाजिद आइडेंटिफाई हुई हैं। इसको हम मिसाल लेंगे आपको एक प्रॉब्लम समझाने के लिए कि हमारे रियासती इदारे पहले एक गलत काम होने देते हैं। मस्जिद बनना गलत काम नहीं है, लेकिन एक इलीगल जगह जो मस्जिद के लिए डेजिग्नेटेड नहीं है या किसी और पर्पज़ के लिए उससे मस्जिद बनना गलत है। पहले उसको बनने देंगे, उसके बनने में रिश्वतें भी खाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, और फिर जब पॉपुलेशन के इश्यूज़ बनेंगे, ट्रैफिक के इश्यूज़ बनेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बनेंगे, फिर डेमोलिशन ट्रक्स लेके वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इस इशू के ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये बयान आ गया कि जनाब आपको शर्म करनी चाहिए, आपने पूरी कौम को ठेस पहुँचाया, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है ये मैटर इतना सिंपल नहीं है। हर एक मस्जिद जहाँ पे बनी है, जो कहा जा रहा है सीडी की तरफ से कि इल्लीगल है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्या किसी का हक मारा जा रहा है। अगर वो ज़मीन किसी की थी, कब्ज़े की थी, तो वहाँ तो मस्जिद नहीं बननी चाहिए थी। अगर वो जगह मुख्तस की थी सरकार ने लोगों का पैसा इस्तेमाल करते हुए कि जनाबे वाला यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा, यहाँ पे जिम बनेगा, यहाँ पे कमर्शियल एरिया बनेगा, यहाँ पे पार्क बनेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आवाम के साथ मुआहदा है सरकार का। अगर तीसरे पे पता चलता है कि जनाब कोई ज़मीन कब्ज़ा नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं बन रहा, कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है, तो फिर मस्जिद को ज़िंदा रहने दें, उसको शहीद करने को पर्पज़ नहीं बनता। लेकिन रादर दैन सिचुएशन को रीजनेबली हैंडल करते हुए सरकार भी डोज़र लेके पहुंच जाती है और हमारे उलमा इकराम भी लड़ने मरने को आ जाते हैं। हम एक चीज़ को लॉजिकली नहीं देखना चाह रहे होते, समझना नहीं चाह रहे होते, जिसकी वजह से फिर एक इशू बन जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, पीपल्स पार्टी के MNA हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, जो सेनेट चेयरमैन एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। उनकी 56,000 यूरो रफली 1,85,00,000 रुपीज़ की घड़ी चोरी हो गई है। जब सवाल पूछा गया कि जनाब ये घड़ी आपके पास कैसे, तो हजूर फरमाते हैं कि सोना लेके फिरना सुन्नत है। हजूर शायद कहे तो ठीक रहे हैं, लेकिन करप्शन करना गलत होता है। ये नहीं कि हजूर ने करप्शन किया, लेकिन वैसे मैंने कहा मैं भी आपको बता दूं कि करप्शन करना गलत होता है। और सवाल उनसे ये होना चाहिए था कि हजूर ये घड़ी आई कहाँ से, ये घड़ी के पैसे कहाँ से आए। लेकिन उन्होंने ये बात कर दी, उनकी चोरी होगी, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाता है हमारे में, एक आम इंसान में
और हमारे सियासतदान में फ़र्क है। हमारे सियासतदान, ये यंग लड़का अब्दुल कादर, मेरा तो मेरी एज का होगा, मेरे से 1-2 साल बड़ा होगा, ये 1,85 लाख रुपये की घड़ी पहन के फिरता है। यार 2 करोड़ रुपये की प्राडो आती है गाड़ी, 2 करोड़ रुपये का लेक सिटी में 5 मरले का घर आता है। इन्होंने लगभग 2 करोड़ की घड़ी अपने हाथ पे पहनी हुई है जो गुम हो गई है, और कोई क्राइसिस नहीं मचा, कोई कुराम नहीं मच गया, कोई सड़क पे इनकी औरतें आके रोना नहीं शुरू हुई कि साਡਾ बहुत बड़ा डाका डाल गया है। वो स्पेन से वापस भी आ गए, ज़िंदगी चल रही है उनकी। आप समझ रहे हैं, ये वो लीडर आना जिनके लिए हम लड़ते हैं। जब लोग मुझे कहते हैं कि जनाब आपको चाहिए कि आप किसी के पीछे खड़े हुए या आप खुल खिला के सपोर्ट करें, तो मैं कहता हूँ किसकी करें? उसकी करें जिनका महल जाती उम्रा मैंने खुद देखा हुआ है, उनकी सपोर्ट करें जिनका बिलावल हाउस जब बहरिया टाउन लाहौर में बन रहा था तो दीवारें नहीं होती थी बाउंड्री की, तो घर बनते हुए मैंने देखा है। यानी मैंने अपनी आंखों से वो महल बनते हुए देखा है। लोगों ने ताजमहल देखा था ना उस ज़माने में बनते हुए, तो मैंने अपनी आंखों से महल बनते हुए देखा है। या उन लोगों की सपोर्ट करें जिनके 300+ कनाल के घर हैं इस्लामाबाद में, बनीगाला में। भाई हम कैसे रिलेट करें इन साहिबाना अमीर लोगों को? नहीं कर सकते। हमारी अकल में ना पैसे क्या हैं, ये मेरा एवरेज पाकिस्तानी बहन भाई इसको समझेगा। हम अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो हम सोचते हैं जी हम सिविक ले लेंगे, बड़ा हाथ मारेंगे जी कोई हम जीप ले लेंगे। हमारा मकान अगर 2 मरले 3 मरले का है तो जी 10 मरले की कोठी हो जाएगी अपनी। ठीक है, चलो 10 मरले वाला कनाल सोच लेगा, कनाल के बियॉन्ड भी कम बच्चे सोच पाते हैं। और क्रूज़र हम क्योंकि इतनी देखते हैं तो उसका ख्वाब देख लेते हैं, लेकिन जब उसकी कीमत सुनते हैं तो बंदा सोचता है कि इससे तो पहले बहुत फ़र्ज़ हमने अदा करने हैं, तालीम मुकम्मल करनी है, शादियाँ करानी है, जायदादें बनानी है, फिर क्रूज़र का सोचांगे। लेकिन हमारे शहनशाह, हमारे मुल्क के मालिक, इनकी ज़िंदगियाँ आप देखें। छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, जनरल फैज़ हमीद ने जो अपने गाँव में घर बनाया ना, वो पैलेस ऑफ वर्सेस से कम नहीं है। आप इस वक्त एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिसको 10 साल हो गए रिटायरमेंट को, 15 साल हो गए, उनके मकानात देखें। आप एक ब्यूरोक्रेट जो रिटायर होता है मकानात देखें। यार मैं ज़ाती तौर पे एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो, अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं कहानी कैसे बताऊँ विदाउट मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते। उसको रिटायर हुए 10-12 साल हो गए, वापडा का मुलाजम था। मज़ीद डिटेल मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन लोअर रैंक मुलाजिम था, जाली डिग्री बनाई ताकि प्रमोशन ले सके, इंजीनियरिंग की डिग्री बनवाई, बनी भी सिंध से। माशाल्लाह उसकी अपनी लाहौर के एक पॉश तरीन इलाके में 2 कनाली कोठी है, एक मकान उसका लंदन में है, एक मकान उसका शायद कनाडा या अमेरिका में, मैं भूल रहा हूँ किस मुल्क में, और बड़े फ़ख्र से कहता है कि चौरी मेरे को 2 अरब कैश है। उस बंदे की डिग्री नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना निज़ाम में क्या हो रहा है। मलिक रियाज हमने क्रिएट किया था, ही इज़ फ्रैंकेनस्टाइन। उसको बाकायदा लैब में हमने इंजीनियर किया था, और आज वो हमारे पे मुसल्लत हुआ है, और उसको अभी भी हम गलत तरीके से डील कर रहे हैं। इस सब के दौरान गवर्नमेंट का आपको वर्किंग IQ लेवल दिखा देता हूँ। ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन नहीं आप देखते, इनका IQ लेवल। एक सरकारी पोस्टिंग थी, उस पर एक फ़ौत हुई खातून को उन्होंने पोस्ट कर दिया। आपने ठीक सुना है, एक खातून जो फौत हो गई है, जो एक पब्लिक ऑफिसर थी पहले, उसको उस पर उन्होंने पोस्ट कर दिया। इनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर फ़रखंदा ज़िया। ये फॉर्मर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो जून 22, 2025 को फौत हुई हैं। उनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गए। ये IQ लेवल है। तो ये लोग चोर भी हैं और ये बेवकूफ़ भी हैं। नैन्सी पेलोसी चोर है, $400 मिलियन का उसने पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन वो थोड़ी समझदार है। उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से बनाया है। अपने बंदे डगे हैं, यानी देगों का ऑर्डर मिलेगा इनको किसी बड़े फंक्शन का, तो उसमें ये लोग किलो किलो मटन चोरी करने वाले हैं। इनकी ये हैसियत है, और इनको उठा के हम अपने मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट ओहदों पे बैठा देते हैं। ये था आपका डेली डोज डिप्रेशन का। खुशाइन बात यह है कि ख़ुद तो हम लूटे हैं, ख़ुद तो हमें छितर पड़े हैं, लेकिन इंडिया तो यहाँ पैदा हो रहा है। यानी कि 1947 में 2 मुल्क बने थे, फिर वो 3 हो गए बांग्लादेश समेत, और तीनों का हाल देखें, तीनों ही फारग हैं। उसकी वजह ये है कि तीनों ने एक फंडामेंटल चीज़ नहीं समझी।
हम वक्त के सुपर पावर नहीं हैं, हमने सुपर पावर बनना है, और उसके लिए हमसायों से अच्छे मरासम बहुत ज़रूरी हैं। कायद आज़म का विज़न था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया कनाडा और अमेरिका की तरह होंगे, कि अगर आपके हमसाये सिक्योर हों तब आप तरक्की कर सकते हो। पाकिस्तान ने हर साइड पे महाज खोला हुआ है, इंडिया ने हर साइड पे महाज खोला हुआ है, कैसे आप तरक्की करेंगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जंग मत करें, लड़ें मत आपस में, सुबकी होती है, नुकसान होता है, दुनिया फ़ायदा उठाती है। मुसलमान और हिंदू फ़र्क हैं, उनके त्यौहार, उनके असूल फ़र्क हैं, लेकिन इस्लाम का हुस्न ये है कि वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन राइट्स और ह्यूमनिज़म से पहले रिकग्नाइज़ करता है, जब वो हर किसी को इज़्ज़त शफ़क़त से पेश आने को कहता है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मुल्क के लिए दुआ करें, हमारे हुक्मरानों के दिलों में नरमी के लिए दुआ करें। इमरान खान साहब के लिए बाकायदा पिम से 4 बंदों की टीम जा रही है जेल के सुपरिटेंडेंट के कहने पे, यानी कि उस जेल में जहाँ पर उन पर जुल्म किया जा रहा है वहाँ के सुपरिटेंडेंट भी कह रहे हैं कि शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। पीटीआई तो शोर मचा रही है कि शौक खानम के डॉक्टर्स हैं, चले कम से कम पिम्स के तो जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे यार, बड़ी उम्र का आदमी है, जेल के अंदर है, जुल्म वाला सलूक हो रहा है उसके साथ। द पनिशमेंट डज नॉट फिट द क्राइम। अगर इमरान खान ने वो क्राइम किया है तो ये पनिशमेंट डिज़र्व नहीं करता। हमारे अंदर एक सिकनेस फैल गई है, हम इंजॉय करते हैं लोगों का नुकसान। मुझे याद है कि तब हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, लेकिन इमरान खान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी अगले हफ्ते फ़लाँ फड़ा जाएगा, तो लोग सेलिब्रेट करते थे। लोग आज भी कहते हैं कि अल्लाह करे नवाज शरीफ को ये हो जाए, मरियम को ये हो जाए। मैं सोचता हूँ यार, आप ये बातें कैसे कर सकते हैं? हमारे सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल है, जिन्होंने अपने दुश्मनों पे भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, और उन पे लान थान करने वाले उनके मुखालिफिन होते थे, हज़रत अली नहीं होते थे। हमने वो भी देखा है कि जब ख्वारिज बने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर पे, उन्होंने हज़रत ख्वारिजी ने हज़रत अली पे कुफ़र के फ़तवे लगाए, लेकिन हज़रत अली ने रिवर्स उन पे कुफ़र के फ़तवे भी नहीं लगाए। जब उन ख्वारिजियों को हराया तो उनको वापस अपने ग्रोह में भी किया, और उन पे वो सलूक किया जो मुसलमान के साथ जंग के अंदर करता है, ना कि मुसलमान काफिर के साथ करता है। तो हमारी रियासत में क्या हो रहा है आप देख लें, आपके सामने है। ठीक है, हमें इंटरनेशनली पजीराई मिल रही है, इंडिया की सुबकी हो रही है, लेकिन ना मैं इंडिया में रहता हूँ ना आप इंडिया में रहते हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं ये दुआ ज़रूर करता हूँ, आप लोग भी यह करें कि हमारे हुक्मरानों के दिलों में अल्लाह नरमी डाले, कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएं, बदले लेने की तरफ ना जाएं। ये इंतकाम का माहौल जब तक ख़त्म नहीं होगा, और ये छोड़ दें किसने बनाया, ये छोड़ दें किसने स्टार्ट किया, इसको ख़त्म करना होगा ताकि हम तरक्की कर सकें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।